नमस्कार दोस्तों, बानसुर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे 3 नए कानून जो अभी चर्चा में हैं, संसद में पारित हुए हैं। ये कानून क्या हैं और इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। देखिए, कानून कैसे बनता है। कानून सबसे पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा में पारित होता है, बहस होती है वहाँ पर। उसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पारित होता है। उसके बाद में राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं और फिर ये कानून लागू हो जाता है। तो साथियों, ये तीनों जो कानून हैं अभी तो ये बने नहीं है, पारित मतलब लागू नहीं हुए। अभी तो राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और फिर हस्ताक्षर होंगे, फिर ये बनेंगे। अभी बिल है लेकिन बन जाएंगे, तब इतना काम ही हो गया। तो ये क्या है, अभी हस्ताक्षर तो कर देंगे वो राष्ट्रपति जी। तो ये जो तीनों कानून अभी लागू होंगे, तो इनसे पहले ये जो पुराने कानून हैं इनमें इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। ये कब लागू हुए, कैसे बने और क्यों बनाए गए थे इन कानूनों को। इन सभी जो आपके जो प्रश्न घूम रहे हैं माइंड में, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो धैर्य बना करके रखिए, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आपको सब्र रखना है ना। घबराना नहीं है कि भाई बहुत लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर पर आपको समझ में आने वाला है। तो अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। बस सब्सक्राइब करने का काम है आपका और समझाने का काम है मेरा। तो देखिए, हम समझते हैं तीनों कानून क्या हैं। ये पुराने जो कानून हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो नए कानून हैं, इन नए कानूनों को अभी लागू क्यों किया गया। मेन मुद्दा आता है ये, अभी लागू, अभी क्यों बदले, अभी क्यों बदले, मेन मुद्दा है ये। या तो इनको पिछले साल यानी 2022 के 70 में बदलना था, या फिर इनको अगले साल बदलना। 2023 में क्यों बदला गया, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कई खोपड़ियों के दिमाग, कई माइंड जो बैठे हैं वो यही गुण उसमें लगे रहते हैं कि पिछले साल 22 में क्यों नहीं बदला, 24 में क्यों बदला। इन सभी बातों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। 2022 में क्यों नहीं बदला, 2024 में क्यों नहीं बदला, इसी साल क्यों बदला है ना। इन सभी बातों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले, इनसे पहले ये देखेंगे कि इन पुराने कानूनों में कमियाँ क्या थी हैं। ये ऐसे पुराने जो 3 कानून हैं, इनमें ऐसी क्या कमियां थी कि इनको बदल करके और इनकी जगह नए कानून सेट किए गए हैं, है ना। तो सबसे पहले इनकी कमियां देख लेते हैं। ये 1860, 72 और 1898 के कानून हैं, जो आज़ादी से पहले के हैं। आज़ादी से पहले को आपको पता ही है, अंग्रेजी सरकार हुकूमत किया करती थी है भारत में। तो वो तो आपके हित के लिए ही बनाए, जितने भी कानून बने हैं अपने अंग्रेज़ों के हित के लिए बनाए गए हैं। हित कोई सा भी हो सकता है, जैसे शारीरिक हो या फिर आर्थिक, मतलब टैक्स लगान वसूल करने का कानून है। साथ ही साथ शारीरिक दंड देना, सज़ा देना। कोई नागरिक अगर कुछ अवमानना करता है, उनका आदेश नहीं मानता है, तो उनको दंड देने का काम किसका था, अंग्रेज़ों का। किसके ज़रिए, नए नए कानूनों के ज़रिए। इतनी बात समझ में आ गई है। तो कमियों में सबसे पहली कमी अगर हम देखें तो लिख देता हूं मैं आपको धैर्य के साथ। थोड़ा वैसे शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं, ज़्यादा लंबा चौड़ा अपना काम नहीं है। शॉर्ट रूप में, शॉर्ट और स्वीट समझने के तौर पर बता रहा हूं मैं, बस थोड़ा समझ में आ जाए आपको। तो जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश अधिकारी हो या हुकूमत हो, इनके हितों की सुरक्षा किसके ज़रिए, इनके ज़रिए। तीनों जो कानून है ना, इनके ज़रिए इनके हितों की सुरक्षा की जाती। अब हित कोई से भी हो सकते हैं, जैसे शारीरिक भी हो सकता है और आर्थिक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही होगी आपको, शारीरिक और आर्थिक। अब शारीरिक के अंदर जैसे दंड देना या सज़ा का प्रावधान करना है, शारीरिक में ये भी हो सकते हैं। आर्थिक की बात करें तो टैक्स या लगान वसूल करना। ये मैं अंग्रेजी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, है ना। और आजकल भी जो हुकूमत चल रही है वैसे भी
टैक्स तो इतना हद पार कर दी है कि टैक्स मत ही पूछो बात। तो ब्रिटिश हुकूमत के हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए। अब वो अगर कोई किसी कानून की बात नहीं, किसी कानून को नहीं मानता है, बोलता है कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूँ, तो उसको दंड देना। और भारतीय जो जनता थी उसके ऊपर टैक्स लगान वसूल करना। जो किसान कृषक जनजाति हुआ करती थी या किसान हुआ करते थे, उनके ऊपर टैक्स लगाना। और ये टैक्स जाता कहाँ था? ब्रिटेन जाया करता था, है ना। आर्थिक हित तो थे ही उसके। अब देखना ध्यान से, प्रारंभिक इन कानूनों में जो प्रारंभिक जो धाराएं हैं वो अंग्रेजी जो हुकूमत है या उनके अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे कि भाई अंग्रेज़ों को कोई आंच ना आए। इसलिए सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, गोरे जो हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये कानून बनाए गए। तो प्रारंभिक धाराओं में किसको प्राथमिकता दी गई? प्रारंभिक धाराओं में अंग्रेजी हुकूमत को प्राथमिकता, या बोल सकते हैं अंग्रेजों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। इन कानूनों में जो जो 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर 50 नंबर तक, इनमें क्या किया गया है कि अंग्रेजी जो अफसर हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के धाराएं बनाई गई हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी के साथ बदसलूकी करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो आपको जेल हो जाएगी, दंड मिलेगा, ये होगा वो होगा। ये सारे इन कानूनों में हैं जो इनकी एक कमियां हैं। साथ ही साथ इनका जो जैसे सबूत अधिनियम, जो साक्ष्य अधिनियम पहले एविडेंस एक्ट चला करता था, उसमें क्या किया करते थे ये लोग, ये वैसे लोग तो थे तो खराब ही है, लेकिन कुछ जगह ये अच्छे भी थे और कुछ जगह ये खराब भी थे। भारतीय जो महिलाएं हुआ करती थी उनके साथ दुर्व्यवहार करना और उसके बाद में सबूत मांगना, ये बहुत गलत काम था इनका, है ना। तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया करना, दुर्व्यवहार करना और फिर सबूत मांगना। तो ये इन कानूनों में ये सारी बातें थी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भाई अभी क्यों बदले ये हैं, इनकी भी हम बात कर ही लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अभी की घटनाएं जो घट रही हैं, आपके सामने ही घट रही हैं, जैसे मणिपुर घटना है, मॉब लिंचिंग। ये मॉब लिंचिंग का कानून बन चुका है पहले भी, लेकिन इनकी अनदेखी की जा रही है, ठीक है। रोजाना दिल्ली हत्याकांड, और तो और लड़कियों के साथ स्पैम, है ना। कोई कुछ नाम रख दिया और मतलब लड़कियों को अपने जाल में फंसा करके फिर बाद में हत्या कर देते हैं उनकी, गलत काम करके। तो लड़कियों से स्पैम आजकल सबसे ज़्यादा मुद्दा इनका ही चल रहा है। और अगर आप मान सकते हैं दिल्ली हत्याकांड अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की विफलता भी है, एक केंद्र सरकार की नहीं, दिल्ली सरकार की विफलता, ये भी एक कारण है। और अब आप इसको मान सकते हैं कि जो 2024 का जो सत्र है वो चुनावी सत्र है ना। तो चुनावी सत्र चल रहा है 2024, आने वाले हैं चुनाव। तो आप मान सकते हैं, मैं कह नहीं रहा हूँ, है ना, आप मान सकते हैं। जो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई चुनाव चल रहे हैं, तो आप इसको निश्चित तौर पर मान सकते हैं। अच्छा, ये तो है इनके कारण। अब हम इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था और किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके लिए अंग्रेज़ों ने इन कानूनों को लागू किया। ये सारी घटनाओं को
शॉर्ट रूप में और स्वीट रूप में हम एक एक देख लेते हैं फटाफट से। इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल तो। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, तीनों को एक साथ ही देख लेंगे, है ना। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई कि इन कानूनों को लागू होना पड़ा, या अंग्रेजों ने इन कानूनों को लागू किया। ऐसे कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो सबसे पहले अगर घटनाओं की बात करें तो 1857 की क्रांति थी, है ना। 1857 की क्रांति, इसमें क्या हुआ, इसमें 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर एक छावनी हुआ करती थी अंग्रेजी सैनिकों की। तो वहाँ पर एक सिपाही था मंगल पांडे, है ना। तो उसकी भी एक कहानी जो चलेंगी, कहानियों का जो टॉपिक चलेगा उसमें बताएंगे। उस मंगल पांडे ने 10 मई को क्रांति की शुरुआत कर दी, बिगुल बजा दिया वहाँ। जब और बाकी साथी उनके साथ हुए तो पूरी छावनी को तहस नहस कर दिया, है ना। गोला बारूद उड़ा दिया। बाकी अंग्रेजी 2-4 जो सैनिक थे अधिकारी लेवल के, उनको मार मूर करके दिल्ली की तरफ कूच कर गया 11 मई तक। अब इस क्रांति में अंग्रेज़ों को इतना भय लगा कि अब अगर क्रांति और आगे बढ़ गई, भाई वैसे फिक्स इनकी जो क्रांति की शुरुआत होनी थी वो तारीख आगे थी, वो जो तारीख थी वो आगे थी, है ना। तो मंगल पांडे को क्या हुआ, इतनी सब्र थोड़ी है, उसने 10 मई को बिगुल बजा दिया। अब देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को भय उत्पन्न हो गया और इस 1857 क्रांति में इनको एक ऐसे नए कानून की ज़रूरत पड़ी जिसके तहत भारतीय नागरिकों को अपराध के अनुसार सज़ा दे सकें या दंड दे सकें, है ना। अपराध के अनुसार सज़ा तय की जा सके, ऐसा कोई कानून इनको चाहिए था। नए कानून की ज़रूरत अंग्रेज़ों को महसूस हुई। तो यहाँ क्या हुआ, नया कानून चाहिए था इनको, नया कानून आवश्यक हो गया। अब आवश्यक क्यों हो गया, अपराध के अनुसार सजा तय करने के लिए। जैसा अपराध वैसी सजा, अपराध अनुसार सजा दे सकें, इसलिए इन्होंने एक चार्टर एक्ट था 1833 का, उसका सहारा लिया। अब चार्टर एक्ट 1833 का, उस चाय वाय का जो व्यापार था उसको तो आप साइड में रखिए, फिलहाल जो बातें हैं ना इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की उनको उठाते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें ऐसे कौन कौन से नियम कानून बनाए गए थे इस एक्ट में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, इसको नागरिक और सैन्य शक्तियां प्राप्त हो चुकी थी। नागरिक और सैन्य शक्तियां प्राप्त, भाई जो आम नागरिक हैं अगर वो कुछ करता है तो उसके साथ कैसा बिहेव करना है ना। सैनिक अगर कुछ करते हैं तो उनके साथ कैसा बिहेव करना है। तो नागरिक और सैनिक दोनों की शक्तियां जिसको प्राप्त हो चुकी थी 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इसका सहारा किसने लिया, अंग्रेज़ों ने लिया, बात समझ में आ गई होगी। और साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र हुआ करते थे, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दबदबा कायम कर रखा था, जिन जिन क्षेत्रों में अधिकार कर रखा था, है ना, उन अधिकार किए हुए क्षेत्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्षेत्र अधिकृत क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के ऊपर सबसे पहले इसी चार्टर एक्ट के तहत इन अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार का गठन किया। बात समझ में आ रही है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत क्षेत्रों पर, है ना, अधिकृत क्षेत्रों पर क्या किया, कंट्रोल करने के लिए। भाई इन क्षेत्रों के ऊपर कंट्रोल भी तो चाहिए। सर्वप्रथम भारत सरकार का गठन किया। तो ये जो भारत सरकार है इस भारत सरकार का गठन सर्वप्रथम किसने किया, अंग्रेज़ों ने किया। कब किया, इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया।
भारत सरकार का गठन किया गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और इसी चार्टर एक्ट का सहारा लिया और सहारा कब लिया इन्होंने? क्या 1833 में लिया? नहीं। एक्ट कब बना था? आईपीसी कब बनी थी? 1860 में। अब ये चार्टर एक्ट किसने बनाया था? ये चार्टर एक्ट बनाया था टीबी मैकॉले ने, है ना। टीबी मैकॉले की अध्यक्षता में बना था ये। कौन सा एक्ट भाई? चार्टर एक्ट 1833। अच्छा, टीबी मैकॉले ने इस चार्टर एक्ट में ये जो सारे कानून हैं ये पहले ही नियम जो है ऐड कर दिया था टीबी मैकॉले ने। तो इस एक्ट का सहारा कब लिया गया? 1860 में। 1860 को इंडियन पीनल कोड लागू कर दिया, जिसको आप आईपीसी बोलते हैं ना। ये कब लागू हुआ? 1860 को। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1857 की। लागू होने में कितने साल लग गए थे इसको? 3 साल लग गए थे, है ना। पूरे नियम कायदे सारे कुछ इसमें ऐड कर दिए गए। अच्छा, ये इंडियन पीनल कोड जो है ये किसकी कॉपी था भाई? इन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से लिखा होगा इसको। तो ये अंग्रेज आयरिश जो आयरलैंड हुआ करता था इनके आसपास का जो एक छोटा सा जो टापू है उसके ऊपर भी ये अधिकार कर रखे थे। वहाँ पर जो नियम कानून लगाए थे आईपीसी के सेम कॉपी यहाँ भारत में लगा दिए। तो आयरिश पेनल कोड की कॉपी, बस यहाँ आयरिश शब्द जो है वहाँ इंडियन शब्द लिखा गया, बाकी सेम का सेम वैसे के ऐसे है। आयरिश पीनल कोड की कॉपी, शॉर्ट रूप में लिख रहा हूँ, है ना। और इस इंडियन पेनल कोड में धारा 124 मौजूद थी, लेकिन राजद्रोह जो शब्द है कानून वो इसमें शामिल नहीं था, जिसको आप बोल रहे हैं ना राजद्रोह कानून। अब ये चर्चा में चल रहा है। तो ये राजद्रोह कानून उस समय इसमें नहीं था आईपीसी में। अच्छा, 1860 में राजद्रोह का कानून था कि नहीं था? बिल्कुल नहीं था। इसको कब लागू किया गया उसको भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो धारा 124 जो आप सोच रहे हैं, ये धारा 124 है क्या? धारा 124 राष्ट्रपति या राज्यपाल जो हुआ करता था वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करे ही करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा और कभी ना कभी तो करेगा। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, अगर उनके बीच में कोई बाधा डालता है ना, उस व्यक्ति को जेल होगी। ये कौन सी धारा है? आईपीसी 124। बात समझ में आ गई आपको? राष्ट्रपति या राज्यपाल शक्ति प्रयोग में बाधा, अगर कोई उत्पन्न करता है तो उसको सीधा का सीधा जेल भेज देंगे। अच्छा, राजद्रोह कानून जो है ये धारा 124A थी, ठीक है नहीं। राजद्रोह कानून क्या है भाई? उस समय जो ब्रिटेन हुकूमत थी उसके खिलाफ अगर कोई बोलने, लिखने या संकेत या चिन्ह के आधार पर कोई भी उनके खिलाफ बोलता है या आवाज़ उठाता है, अखबार में छापता है, उसके कानूनों की अवमानना करता है, बातें नहीं मानता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, दंड भी दिया जाएगा। ये है राजद्रोह कानून। बात समझ में आ गई? राजद्रोही क्यों है? राजद्रोह इसलिए है क्योंकि राज शासन ब्रिटेन से चल रहा था इनका। भारत में कोई ऐसा इनका स्पेशल राजा था नहीं, तो ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ से ही तो कानून चला रहे थे ये। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, तो धारा 124 तो राष्ट्रपति की है और 124A अब आगे लागू होगी, ध्यान से समझना। 1857 में
एक जज हुआ करता था अंग्रेजों का ही, उस जज का नाम था जेम्स फिटजेम्स स्टीफन। जेम्स फिटजेम्स स्टीफन, इसकी सलाह ली गई और इसने सलाह क्या दी, अंग्रेज गए कि जो हमने जो मैन मुद्दा दंड देने का था वो तो हमने इसमें लागू किया ही नहीं, अब क्या हो, अब ये भूल गए उस समय तो, अरे ये तो राजद्रोह कानून तो हमने लिया ही नहीं इसमें। तो ये 1857 को इसके पास गए, जेम्स फिटजेम्स स्टीफन के पास, और ये जज था उस समय। तो इसके सामने जाकर के क्या बोलते हैं कि सर हमने ये कानून तो बना दिया लेकिन इनको दंड देने का प्रावधान तो किया ही नहीं, राजद्रोह कोई अगर खिलाफ बोले तो वो तो हमने ऐड किया ही नहीं। तो इस हरामखोर ने क्या किया कि इनको कहा, अंग्रेजों को सलाह दी कि धारा 124 तो है लेकिन एक धारा और अलग से जोड़ दिया जाए, 124 एक को अलग से जोड़ दो, अलग से जोड़ दो। बात समझ में आ गई। अब अलग से जोड़ दिया कब, 1870 के अंदर। अब तर्क दिया अंग्रेजों ने, क्या तर्क दिया कि हमारा जो कानून बनाया था उसमें भी ये धारा थी लेकिन हमारे मूल ड्राफ्ट से इसको क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया, भूलवश इसको लिखा नहीं, भूल गए थे हम। ये तर्क दिया कि भूलवश छूट गई, भूलवश मूल ड्राफ्ट से छूट गई। ये तर्क दिया, चलो भाई मान लिया ये तर्क इनका भी। अच्छा, ये तो अब लागू हो गई कब, 1870 में। अब पहली बार इस धारा यानी 124A राजद्रोह के तहत पहली बार जो केस दर्ज हुआ था वो 1891 में। कब, 1891 को प्रथम केस किसके ऊपर लगा, जोगेंद्र चंद्र बोस के ऊपर। अच्छा, जोगेंद्र चंद्र बोस कौन था जी, अभी बताते हैं। जोगेंद्र चंद्र बोस, देखिए जोगेंद्र चंद्र बोस जो है ये बंगवासी बांग्ला भाषा के पत्रकार हैं, थे उस समय जोगेंद्र चंद्र बोस। अब इन जोगेंद्र चंद्र बोस ने इनका एक कानून नया बना था 1891 को। कौन सा कानून बना, इसे जोगेंद्र चंद्र बोस जो पत्रकार था, बंगवासी पत्रकार, ये समाचार पत्र हुआ करता था बांग्ला भाषा में, बंगवासी नाम था समाचार पत्र का। और इन्होंने विरोध किसका किया था, इन्होंने विरोध किया था मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक्ट इन्होंने लागू किया 1891 को। एक्ट बना था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, ये 1891 में बना था। ये एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट क्या था, सामाजिक प्रथाएं रीति रिवाजों को कंट्रोल करना, अंग्रेजों के हाथ में रहना। मतलब अंग्रेज चाहें कि भाई इनके समाज में जो प्रथाएं रीति रिवाज चल रहे हैं, मान्यताएं हैं, उनके ऊपर हम कंट्रोल करें, हम कहें जैसे ये करें। मूर्ति पूजा आपको नहीं करनी है, आपको इस देवता को मानना है, इसको नहीं मानना है ना। तो इसका विरोध सबसे पहले जोगेंद्र चंद्र बोस ने अपने अखबार बंगवासी में कर दिया। अब इसको जेल भेज दिया जोगेंद्र चंद्र बोस को। इसके बाद भी हुआ क्या, बिल्कुल हुआ साथियों, 1897 में, 1897 और 1908 को बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर भी सर्वप्रथम क्या हुआ, राजद्रोह केस के अंदर 18 माह कैद सजा सुना दी गई। किसके ऊपर, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। बात समझ में आ गई। अब इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को हो गई 18 माह की कैद। उसके बाद में नंबर सभी का आने लग गया, गांधी है, नेहरू और भगत सिंह, इनके ऊपर भी धारा 124A के तहत राजद्रोह केस दर्ज हो गया और जेल भेज दिया गया। ठीक। अब हुआ क्या कि जब 15 अगस्त को बंटवारा हुआ देश का,
दो भागों में बांट दिया। उस समय एक संविधान सभा बनाई गई थी। उस संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। तो संविधान सभा ने संविधान के अंदर क्या किया, अनुच्छेद 19A जोड़ दिया। अनुच्छेद 19(1) ये जोड़ करके और बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या कर दी, नागरिकों को सौंप दी। बोलने यानी भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, मन के अंदर जो विचार है उनको प्रकट करना, उसको कहते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की आज़ादी ये दे दी गई अनुच्छेद 19A के तहत। बात समझ गए। अब क्योंकि संविधान लागू हो चुका था तो इस 124A का अब कोई महत्व नहीं रहा था, लेकिन इसको हटाया नहीं गया। बनी हुई थी ये आईपीसी की जो किताब है उसके अंदर तो थी, लेकिन इसको अमान्य मान लिया गया कि भाई ये अब कोई काम की नहीं है। अब लोकतंत्र बन गया है तो राजद्रोह का कोई मतलब ही नहीं है, तो अब क्या कर दिया जाए, इसको अमान्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन हटाया नहीं था उस समय बनी हुई थी ये। उस समय 124(1)A को अमान्य मान लिया गया। अब देखना, नेहरू जी ने, जो प्रधानमंत्री है नेहरू, इसने राजगद्दी लेने के चक्कर में भाई मैं सच बता रहा हूँ, भारत का जो बंटवारा हुआ था 2 हिस्सों में, है ना, तो नेहरू जी ने बोल दिया था कि भाई गद्दी तो मुझे भी चाहिए और अली जिन्ना को भी चाहिए गद्दी, तो इसलिए क्या करें, अब प्रधानमंत्री तो एक ही बन सकेगा। अगर एक देश होगा तो दोनों ने 2 टुकड़े कर दिए, तू तेरा प्रधानमंत्री वहाँ बन और मैं यहाँ बनता हूँ। इसलिए भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए गए। और उसके बाद में अब ये 124 अमान्य मान लिया गया। अब होता है असली खेल चालू। अब लोग स्वतंत्र हो गए, कुछ भी बोलेंगे सुनना पड़ेगा। तो 1951 को पंजाब हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मुद्दा आया। देखिए 1951 को, अब ये जो पंजाब हाई कोर्ट है इसमें जो मुद्दा आया उसमें ये जो धारा थी 124A ये मौजूद तो थी, आईपीसी में तो मौजूद थी। इसलिए इसने कहा कि ये जो धारा है, पंजाब हाई कोर्ट ने कहा ये जो धारा है ना आईपीसी, ये संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या है, उल्लंघन है। कैसे भाई, अनुच्छेद 19A मौलिक अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 पूरा का पूरा ए से लगा करके लास्ट तक ये क्या है, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसने बता दिया, पंजाब हाई कोर्ट ने। अब इतना बताते ही आप जानते हैं कि अखबार वाले जो है ना पत्रकार हैं, ये खंगालना शुरू कर देते हैं हर चीज़, चाहे वो अच्छा लगे किसी को या ना लगे, अखबार वाले बहुत खंगाल देते हैं, नीचे तक जाते हैं वो। अब जब नेहरू के खिलाफ छपना शुरू हो गया है ना, तो अब नेहरू को तो बहुत बुरा लगा, अरे मेरे खिलाफ भी बोलने लग गए। अब क्योंकि संविधान सभा ने आज़ाद कर दिया सबको कि कुछ भी बोलोगे आप, है ना, चलेगा। अब जब नेहरू को ये बात बुरी लगी तो फिर उसको क्या किया, अभी मैं बता रहा हूँ इसको, 124A को असंवैधानिक बता दिया। किसने, पंजाब हाई कोर्ट ने। अब इसमें एक मामला था असंवैधानिक, एक मामला था तारा गोपी चंद बनाम राज्य, पंजाब राज्य है, इसको आप डिटेल से पढ़ लेना। इसमें इस 124 को अमान्य हो गई, ये हो गई कि भाई ये जो है ना उल्लंघन है। अब अब इससे क्या हुआ, नेहरू जी को बहुत बुरा लगा। अब जब बुरा लगा, बुरा क्यों लगा लिख ही देता हूँ। नेहरू नाराज क्यों, अखबारों में खिलाफ छपने लग गया।
अखबारों में खिलाफ छपना, किसके खिलाफ? नेहरू के खिलाफ छप गया। ठीक है, तो जून 1951 को अनुच्छेद 368 क्या है? संवैधानिक संशोधन के, उसके तहत 1951 को संसद में 16 दिन बहस हुई है। 16 दिन बहस किसके मध्य हुई? एक तो भाई नेहरू खुद है और एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहस किसकी हुई? बहस इसी की हुई। बहस ये हुई कि भाई ये जो 124 है ना, ये तो सही किसने बताया? नेहरू ने। अब क्योंकि उसके खिलाफ छपने शुरू हो गए अखबारों में, तो लागू कौन करना चाह रहे थे? नेहरू। और अनुच्छेद 19(1) जो था ना, उसको सीमित कर दिया, बोलना सीमित रहेगा कि आपको ये नहीं बोलना है, इसके खिलाफ, सरकार के आदमियों के खिलाफ नहीं बोलना है। ये किसने कहा था? नेहरू ने। जबकि खुला स्वतंत्र रहने दिया जाए, ये किसने बहस किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अच्छा जी, इसके बाद लागू हो गई हैं। और अनुच्छेद संविधान में 19(1)(a) प्लस 19(2) जोड़ दिया गया। ठीक, और साथ ही साथ धारा 124(1) को मान्य कर दिया गया। ठीक, अब ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस, इसको कहा गया प्रथम संशोधन। तो प्रथम संशोधन संविधान का कब हुआ था? प्रथम संशोधन जून 1951 को हुआ। बात समझ में आ गई? ये संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951 के जून में। 16 दिन बहस चली नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2) जोड़ दिया गया। साथ ही साथ धारा 124(a) को भी लागू कर दिया गया और मान्य कर दिया गया। अब कोई भी अगर खिलाफ बोलेगा तो उसको राजद्रोह के केस में क्या कर दिया जाएगा? जेल कर दिया जाएगा, कैद कर दी जाएगी। तो दोबारा से लागू किसने किया? नेहरू ने किया। बात समझ गए? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई चालू। अब 1959 को ऐसा ही मुद्दा सामने आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसने भी क्या किया? यहाँ पर एक केस आता है रामानंदन का, रामानंदन बनाम राज्य, और इसमें भी 124(a) को मौलिक अधिकारों का क्या किया? उल्लंघन बताया कि ये जो है ना धारा मौलिक अधिकारों का क्या करती है? हनन करती है। किसने कहा? मौलिक अधिकारों का हनन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। किसने कहा भाई? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इसी प्रकार से 1962 में एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट का, है ना, जो पटना से आया था, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य। उस मामले में भी क्या कहा गया? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको मिटाता हूँ, है ना। एक केस और आता है कुछ इसी प्रकार से। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। मामला केदारनाथ बनाम बिहार राज्य। ठीक, इसने जो केदारनाथ था, इस केदारनाथ ने क्या किया कि भाई उसको तो पढ़ा नहीं जो करंट अफेयर आई थी 1951 की, उसको तो पढ़ा नहीं, और सीआईडी के अधिकारियों को मनचाही गाली शुरू कर दी। सीआईडी अधिकारियों को गाली देना आप शब्द चालू कर दिया। अब इनको क्या चाहिए था? पुलिस आई और गिरफ्तार कर ले गई। आप शब्द बोल दिया। आप शब्द मतलब जो मुंह में आया वो सब कुछ बक दिया। जो गाली है ना वो सारी दे दी इन सीआईडी के अधिकारियों। किसने दे दी भाई? केदारनाथ ने। केदारनाथ कहाँ का था? केदारनाथ था बिहार का आपको पता है ना। हो गया, एक इंजन शुरू हो गया तो चालू कर दिया। और साथ ही साथ सरकार के जो नेता थे सरकार के नेताओं को क्या बोल दिया? सरकार के नेताओं को कांग्रेस का गुंडा तक शब्द बोल दिया था इसने। किसने?
केदारनाथ ने, है ना, कांग्रेस के गुंडे हैं बोलो ये तो। अच्छा, ये सारी बातें इसने कही और पुलिस ने क्या कर दिया, पुलिस ने इसके ऊपर, केदारनाथ के ऊपर 124A के तहत क्या कर दिया, राजद्रोह शब्द से यानी केस दर्ज कर दिया केदारनाथ के ऊपर। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने का नंबर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 1951 यानी प्रथम संशोधन का हवाला दिया कि प्रथम संशोधन में बोलना क्या कर दिया गया भाई, प्रथम संशोधन में बोलना सीमित कर दिया गया। आपको पता नहीं, करंट नहीं पढ़ते हो क्या? तब केदारनाथ की आंखें खुली और कहा कि भाई बोलना क्या हो गया, सीमित हो गया। हाँ बोले बोलना हो गया सीमित हो गया। अब आप कुछ भी ऐसा आप शब्द किसी अधिकारी के खिलाफ या फिर किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये किसमें डिसाइड किया कर दिया गया था, ये प्रथम संशोधन में डिसाइड कर दिया गया था। तब से इस धारा 124 को वैध मान लिया गया। धारा 124A को क्या कर दिया गया, वैध मान लिया गया। तो ये वो है धारा 124, इसको वैध संशोधन में ही कर दिया गया था। लेकिन जब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1962 में कि ये क्या है, वैध है, ठीक है, और ये वैध रहेगी, वैध संशोधन में कर दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट तो कहेगा। तो ये है मामला आईपीसी यानी राजद्रोह के अंदर जो राजद्रोह शब्द, जो आईपीसी के अंदर जो राजद्रोह शब्द जोड़ा गया, जो कानून जोड़ा गया, वो कुछ इस प्रकार से इसको वैध किया गया। हट चुका था, लेकिन फिर से किसने लागू किया, नेहरू जी ने। बात समझ गए? अब देखिए, अब बात कर लेते हैं अपन CRPC 1898 है। इसकी रूपरेखा तैयार कब हो गई? रूपरेखा तो भाई इसकी जो तैयार की गई थी ये 1860 में ही हो गई थी, शुरू 82 में हुई, और संशोधन इसमें कब किया गया? इसका संशोधन हुआ 98 को, 1898 को। कार्य क्या इसका? कार्य भाई अपराधों की रोकथाम, अपराधियों को पकड़ना, है ना, सबूत इकट्ठा करना, ये सारे काम CRPC करती है। अब जो कसर बाकी रह गई थी कि राजद्रोह शब्द जो है ये 124 है, अब इसकी जो रही भाई कसर रह गई थी उसको 1974 में 41वें विधि आयोग की रिपोर्ट आई है। 41वें विधि आयोग की रिपोर्ट आई और विधि आयोग की रिपोर्ट के साथ में ही CRPC 1974 लागू कर दी गई। ये क्या है? CRPC 1974 में बिना वारंट के पुलिस क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है। ये कब किया गया? 1974 में इंदिरा गांधी जी ने इसको कर दिया पूरा। बिना वारंट गिरफ्तार, बिना वारंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार, ये रह गई थी कसर, इसको कर दिया पूरा। अब बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछा जाए कि बिना वारंट गिरफ्तारी का जो कानून बना, लागू किया गया, वो कब से है, तो ये 1974 की CRPC जो संशोधित होकर के नई बनी है। संशोधित तो 1898 में थी, लेकिन इसको नई तरीके से इसको चालू करवा दिया किसने? इंदिरा गांधी ने। ठीक, ये इंदिरा गांधी के समय की घटना है। तो ये हो गया 1974 का काम। अब बात करते हैं, ये तब से चालू है, 1974 से चालू है CRPC, है ना। जो अभी आप यहाँ पर 1898 में देख रहे होंगे, थंबनेल के ऊपर देखा होगा आपने, वो दोबारा से चालू किया गया था CRPC 1974। अभी 98 और 74 दोनों को एक साथ ही ख़त्म कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय सुरक्षा
जो नागरिक सुरक्षा कानून है अब उसको लागू कर दिया जाएगा इसकी रिप्लेस करके, है ना। अब जो है ना आपका साक्ष्य अधिनियम की अगर बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है ये, है ना। अब ये इसमें क्या है, इसमें है कि भाई सिद्ध करना, लाओ प्रूफ, लाओ सिद्ध प्रूफ या सबूत क्या है तुम्हारे पास, या साक्ष्य लाओ, है ये वो है, सिद्ध करके दिखाओ भाई, ये है वो है। अब इसकी प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल में जब धर्म ग्रंथ हुआ करते थे उनमें या विलेख हुआ करते थे, ग्रंथ हुआ करते थे संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, उनमें फारसी उर्सी तो ये तो मध्यकाल की है, संस्कृत की बात कर रहे हैं। संस्कृत में जो ग्रंथ थे या अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उन अभिलेखों में या धर्म ग्रंथों में हमारे को दंडनायक, दंडनायक या महादंडनायक ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। ये न्यायवादी थे, न्यायमूर्ति न्याय किया करते थे, फैसला नहीं करते थे। न्याय अलग होती है, फैसला अलग होता है। अब देखिए बाद में बात कर लेंगे उसकी, लंबा है वीडियो। मध्यकाल में उलेमा, जो मुगल प्रभाव था, उलेमा या कांजी, है ना। और फिर अगर आधुनिक की अगर बात करें तो मैं इसको यहाँ से मिटा करके फिर इसको देखिए आधुनिक काल की अगर बात करें, आधुनिक काल में क्या हुआ कि मुगल के जितने भी कानून थे मुगलों के, उनको अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया है। और 1774 को सर्वप्रथम कलकत्ता में क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट स्थापित। कहाँ पर, कलकत्ता में। अब 1774 को सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो गया था, जो आसपास की मद्रास, बम्बई वगैरह रेजिडेंसी थी और ये कलकत्ता थी, तो कलकत्ता में हो गया सुप्रीम कोर्ट स्थापित। अच्छा, 1833 के जो चार्टर एक्ट था, है ना, तो 1833 के चार्टर एक्ट में विधि आयोग यानी प्रथम जो विधि आयोग था उसकी रिपोर्ट आई, फर्स्ट लॉ कमीशन, इसकी रिपोर्ट आई। और रिपोर्ट आई तो 1835 को सभी अदालतों में इनके कानून लागू हो गए। सभी अदालतों में कानून लागू हो गए। बात समझ गए, कौन से कानून, ये एविडेंस वगैरह, एविडेंस के जितने भी कानून हैं ये सब अदालतों में लागू कर दिए गए। तो कुछ इस प्रकार से था इनका ऐतिहासिक, इनकी पृष्ठभूमि। ये कानून वो हैं अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए गए कानून थे। आई होप ये फिल्म बन गई है पूरी 1 घंटे 1.5 घंटे की, तो कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर आपको इससे बहुत ही लाभ मिला होगा। लाभ मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक और ऐसे ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।